सेमीकंडक्टर चिप्स का जो प्लांट है वो इंडिया के कर्नाटका में लगने जा रहा है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो सेमीकंडक्टर की जो हब है, प्रोडक्शन हब इंडिया में खोलने जा रहे हैं। कि जो PLI स्कीम है, प्रोडक्ट लेंगे इंसेंटिव की वजह से पॉसिबल हो सका है। आटा शहरियों की पहुंच से दूर हो चुका है। शहरी कहते हैं कि महंगाई ने पहले ही उनकी कमर तोड़ दी है। आटा महंगा होने से चूल्हे ठंडे हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि इंडिया जो है वो प्रोएक्टिवली ही इज प्रोवाइडिंग मोर इंसेंटिव, मोर बेनिफिट्स टू द कंपनीज। मैं देख रहा हूँ कि जो इंडिया को एडवांटेज है कि वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर तो ऑलरेडी बैठा हुआ है इंडिया में। महंगाई ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। बिजली की तवील लोड शेडिंग अजियतनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुकी है। जरूरियात जिंदगी की अशिया खरीदना भी मुश्किल हो गया है। लोग बहुत मुश्तिल हैं। मुल्क इंतशार का शिकार है। हालात कशीदा हैं। महाजराई की सियासत बढ़ती जा रही है। सूरत-ए-हाल खतरनाक से खतरनाक तर हो रही है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल नरेंद्र मोदी की तरफ से ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट जिसको आप कह सकते हैं वो उनकी तरफ से हुई है। एंड नो वंडर इनका फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट जिनका आइडिया था, जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट पे इसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की एंड फाइनली हमने सबने देख भी लिया कि वो करवा भी चुके हैं। तो नो वंडर ये सारे के सारे क्रेडिट मोदी जी को जाता है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है सेमीकंडक्टर्स के बारे में। हम सबको पता है कि भाई सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो मोनोपोली है वो ताइवान की है। उसके अलावा चाइना ने भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की ट्राई की, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोनोपोली आज भी है वो ताइवान की है। और इवन ताइवान भी अब ये चाहता है कि हमारा जो ये मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स है वो हम इंडिया में भी खोलें। इसलिए आपने पिछले दिनों न्यूज़ सुनी होगी कि वेदांता और एक ताइवानी कंपनी है, दोनों मिलकर यहाँ पर पहले कर्नाटक में होने वाला था, फिर शायद गुजरात में हो गया और फिर वो डिले भी हुआ है। कहने का मतलब यह है कि तकरीबन 1.5 लाख करोड़ 20 बिलियन के आसपास की यहाँ पर अमाउंट है जो आने वाले दिनों में यहाँ पर लगाई जाएगी। और अब दोनों ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टनर सब अलग अलग ढूंढेंगे, मतलब दोनों ही अब सोचेंगे कि कोई दूसरा पार्टनर हो जो एक्सपीरियंस्ड हो सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री में। यहाँ पर यही बात हो रही है कि कैसे इंडिया ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कैसे अलग अलग जगहों पर जहाँ पर उसकी मोनोपोली नहीं है वहाँ पर खुद ये बन रहा है, दूसरे कंट्रीज़ को मजबूर कर रहा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए, और कोई भी यहाँ पर दूसरे कंट्री की शर्त मानी नहीं जा रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि इस्राइल सेमीकंडक्टर कंपनीज जो हैं वो ज्वाइंट वेंचर करने जा रही हैं और वो इंडिया के कर्नाटका में सेमीकंडक्टर प्लांट चिप्स जो है उनका प्लांट लगाने जा रही हैं। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिससे बहुत ज़्यादा जॉब्स जो हैं जनरेट होंगी। बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो सका कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है उन्होंने PLI स्कीम, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव जो है मुतारिफ करवाई सेमीकंडक्टर में। बहुत अरसा पहले नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में PLI स्कीम मुतारिफ करवाई थी। उसके बाद इंडिया का जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो पहले रैंक पर स्टैंड कर रहा है आज की डेट में। और आने वाले टाइम में ये लग रहा है सेमीकंडक्टर की फील्ड में भी इंडिया जो है पहली रैंक पर स्टैंड करता हुआ नजर आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि सेमीकंडक्टर चिप्स का जो प्लांट है वो इंडिया के कर्नाटका में लगने जा रहा है, क्या कहेंगे? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ नो अमेजमेंट, नो वंडरमेंट। इंडिया में माशाल्लाह मुझे पता है बुरा लगने वाला कुछ लोगों को, बट स्टिल जहाँ पे तारीफ़ करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, वहाँ पे करना चाहिए। बहुत तेज़ी से माशाल्लाह इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, तो इट्स नो वंडर इंडिया डिज़र्व करता है। इंडिया की मार्केट बहुत अच्छी है और इंडिया ने ये चीज़ अचीव करने के लिए आज इस पॉइंट पे वो हैं, इतनी अचीवमेंट जहाँ पे हुई है, इतनी प्रोग्रेस जो हुई है वो उन्होंने डिज़र्व करते थे, उन्होंने मेहनत की है। एक रात में कुछ भी नहीं हो जाता। देखिए अब पाकिस्तान के साथ अब इसको कंपेयर करके देख लो, हम पाकिस्तान अभी तक वहीं पे हैं। वो दिन ब दिन दिन रात लगाकर काम कर रहे हैं। मोदी की गवर्नमेंट में ऐसा हो रहा है, हमें नज़र आ रहा है ईजिली कि उन्होंने कितनी बेटरमेंट की है, अपने मुल्क के लिए कितना ज़्यादा कुछ किया है। तो हम क्या है, हम इधर बैठ के लड़ रहे हैं एक दूसरे से, हमारी कुर्सी हमें दे दो, हमने यहाँ पे बैठना है। तो वो देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और हम देखो यहाँ से यहाँ रह गए। सो इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एज वेल, बट दिस इज़ नो वंडरमेंट। वो ये डिज़र्व करते थे और फाइनली अगर इनको इस चीज़ का फल मिल रहा है तो आई थिंक दिस इज़ नो अमेजमेंट, दे डिज़र्व इट मैन। ये नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट और उनकी जो PLI स्कीम है, प्रोडक्ट लेंगे इंसेंटिव की वजह से पॉसिबल हो सका है। जो सेमीकंडक्टर प्लांट्स के लिए उन्होंने मुंतखब किया था ये स्कीम, क्या कहना चाहेंगे आप उनकी स्कीम के हवाले से? और उनकी ये इस जो प्लांट उधर लग रहा है, इस सबका क्रेडिट किसको जा रहा है और स्कीम के बारे में क्या कहेंगे? सी फर्स्ट ऑफ ऑल नरेंद्र मोदी की तरफ से ये
वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट जिसको आप कह सकते हैं वो उनकी तरफ से हुई है। एंड नो वंडर इनका फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट जिनका आइडिया था, जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट पे इसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की एंड फाइनली हमने सबने देख भी लिया कि वो करवा भी चुके हैं। तो नो वंडर ये सारे के सारे क्रेडिट मोदी जी को जाता है, उनके आगे से जो वर्कर्स वगैरह हैं और उसको जिस चीज़ मतलब सब ने मिल के इसको अचीव करने की कोशिश की है, इसको फाइनलाइज कर दिया है, तो ये क्रेडिट सारा उनको जाता है, नो डाउट, अनडाउटेडली। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में PLI स्कीम एक बार मुतारिफ करवाई गई थी और आज जो है इंडिया मोबाइल मैन्युफैक्चरर का पहला कंट्री बन चुका है, पहले नंबर पर आ गया, उसने चाइना को भी बीट कर दिया। मेरा ख्याल है कि इंडिया जो है वो प्रोएक्टिवली ही इज़ प्रोवाइडिंग मोर इंसेंटिव, more benefits to the companies. They are giving the opportunity to invest and help them with the $10 billion. And although in Pakistan is not providing them much facilities, but I think they should, for the sake of the Pakistani young people, they should provide better opportunities to the foreign investors so that they can invest money over here, and bring these new technologies. Because if the semiconductors are produced in Pakistan, that will be exported to all over the world, and they will bring more revenue to the country, more foreign revenue, foreign exchange that Pakistan is struggling with. नरेंद्र मोदी जो है वो कोई बड़ा जो है वो बिजनेस करने जा रहे हैं, कुछ सेमीकंडक्टर की जो हब है, प्रोडक्शन हब इंडिया में खोलने जा रहे हैं, और सुनने में आ रहा है कि वो गवर्नमेंट जो है वो $10 बिलियन के इंसेंटिव दे रही है ताकि जो ग्लोबल चिप मेकर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सके। तो बिल्कुल, अभी आपने सुना होगा दिसंबर की ही बात है जब PLI जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, वो सेमीकंडक्टर और चिप्स में भी लाए गए। तो PLI वैसे कोई काफी अलग सेक्टर्स में भी है, करीबन 14 PLI अभी इंडिया में है, और इसमें पूरा जो थिंकिंग यही रहती है कि अगर कोई भी प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, उसे अगर वो कोई चीज़ मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस कर रहा है तो गवर्नमेंट उसे इंसेंटिव्स देती है, और ये ऐसी जगह में भी स्ट्रेटेजिकली किया गया है जहाँ पे बहुत ज़रूरत है इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की। अब जैसे आप चिप्स देख लें, इंडिया जो है अभी चिप डिज़ाइनिंग में तो इंडिया काफ़ी काम कर रहा है, लेकिन वो एक आउटसोर्स तरीके से कर रहा है। तो एक थोड़ा सा अगर मैं आपको पृष्ठभूमि थोड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग की पहले हम लोग बात कर लें, फिर इंडिया की बात करेंगे। तो जैसे चिप मैन्युफैक्चरिंग जब होती है तो उसमें 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है चिप डिज़ाइनिंग, जो कि ज़्यादातर US, नेदरलैंड्स ऐसे एकदम डेवलप्ड कंट्रीज़ कर रहे हैं। फिर होता है चिप मैन्युफैक्चरिंग, जो जैसे कि आपको पता ही होगा ताइवान, चाइना, यहाँ सब हो रहा है, जहाँ पे जो एक टेक्निकल नो हाउ भी है और एक तरीके की आपको चीप लेबर भी मिलता है। और फिर तीसरी चीज़ हो जाती है आपकी, जो आप असेंबली, टेस्टिंग, कंट्रोल ये सब करते हैं, जो ज़्यादातर जैसे कि मलेशिया, सिंगापुर यहाँ पे होता है, जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत उतनी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इंडिया का अभी जैसे इंटेल हो गए, ये सब कंपनीज हो गए, इन लोगों ने आउटसोर्स किया हुआ है चिप डिज़ाइनिंग इंडिया में, क्योंकि आपको हर किसी को पता है सबसे बेस्ट कोडर्स और काफ़ी लो रेट्स में आपको इंडिया में मिल जाते हैं। इसमें अब कई चीज़ें हैं, हम सबको पता है ज़्यादातर जैसे कि सप्लाई चेन्स की जो लिंकेजेस चाइना से हैं, उससे वैसे ही सारी कंट्रीज़ हटाना चाहती हैं, इतना वो लोग निर्भर नहीं रहना चाहते चाइना में। बाकी बहुत सप्लाई चेन शॉक्स आए हैं। जैसे कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है, हर चीज़ इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है। लॉकडाउन की वजह से चाइना की इकोनॉमी बिल्कुल गिर चुकी है, एकदम से गिर चुकी है। अब लॉकडाउन उधर लगा तो इसका बेनिफिट हो रहा है इंडिया को जी। अब ड्रोन पहले बनते थे सारे, DJI का एक बहुत बड़ा ब्रांड है ड्रोन का, आपको मालूम ही होगा, वो भी चाइना में बनता था, अब शिफ्ट हुआ इंडिया में। इंडिया खुद इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया हुआ, इन्वेस्टमेंट कर रहा है ड्रोन्स बनाने के लिए। ड्रोन खुद बनाएगा और दूसरे मुल्क में एक्सपोर्ट करेगा। कितना बड़ा आप समझ रहे हैं इनिशिएटिव है ये इंडिया के लिए? इंडिया के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन ये दूसरे मुल्कों के लिए एक मतलब एक सोचने का बात है कि आप देखें, अगर एक इंडिया चीज़ टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके पास उसका बैक एंड पे उसके पास सॉफ्टवेयर भी होंगे, उसकी चीज़ें भी होंगी, तो वो उसको मैनेज करेगा। तो यानी कि उसके पास सारा डाटा होगा। अगर वो पाकिस्तान में आते हैं ड्रोन्स, तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान के हर एरिया में देख रहा होगा। तो अच्छा, मतलब कि आप ये कह रहे हो कि उसके अंदर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज होगी कि वो जैसे इसराइल में, जैसे इसराइल के पास ये जो आपकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जितने भी आपकी जो से सैटेलाइट टावर्स और वगैरह जो भी आप ये देखें ना, ये जो जैमिंग टावर होते हैं, इनकी जो बैक एंड टेक्नोलॉजी इसराइल के पास है। तो जो अगर आप कोई जैम करते हो ना, जैसे फोन जैम होते हैं, जैसे आपके सिग्नल जैम होते हैं,
इसराइल वगैरह के पास एक खास टेक्नोलॉजी होती है जिसकी वजह से वो उस जैमिंग को किसी स्पेसिफिक फ़ोन के ऊपर वो जैमिंग ख़त्म कर सकते हैं। तो इसी तरह इंडिया भी वो जो ड्रोन्स आप कह रहे हो, तो वो अगर प्रोड्यूस करके अगर पाकिस्तान में भी एक्सपोर्ट होते हैं, मिडिल ईस्ट में होता है, तो वो फिर वो बैक एंड पे वो चीज़ें देख सकते हैं। पहले ये ड्रोन मैन्युफैक्चर होते थे चाइना में। चाइना में अभी जीरो लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से जितने भी बड़ी बड़ी मार्केट्स है, आलमी मार्केट, वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही है। अब क्या देखते हैं रिसेंटली इन फ्यूचर में इंडिया को सुपर पावर बनते हुए देख रहे हैं कि इस तरह के इनिशिएटिव जब बड़े बड़े इन्वेस्टर, जैसे कि अब एप्पल खुद में शामिल हो रहा है, टेस्ला खुद जा रहा है इंडिया, टाटा उनकी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो खुद बन रही है, तो क्या देख रहे हैं आप इंडिया को इन फ्यूचर कैसा होगा? मैं ये समझता हूँ कि इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है रिसेंटली काफ़ी हमें, और ये कह लें कि मैं ये समझता हूँ कि वो अपने इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा जो है ना आगे जा रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी शायद इससे सबक सीखना चाहिए। वो हर मुल्क चाहता था चाइना में इन्वेस्ट करे, लेकिन आज जो इंडिया है हमारा हमसाया मुल्क, वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ड्रोन का प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया है, नरेंद्र मोदी ने खुद फ्लाई करके जो कहा है कि अब मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा इंडिया ड्रोन में। लेकिन आप देखते हैं कि उन्होंने 136,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है सिर्फ अपने ड्रोन में। आप क्या सोचते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? इस सिनेरियो में कहीं नज़र नहीं आता। इवन पाकिस्तान की इकॉनमी अभी तक स्टेबल नहीं हो सकी 1947 के बाद। क्या वजह लगती है? इसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी जितने भी पॉलिटिशियन, जितने भी जब से पाकिस्तान बना हुआ है आज तक जितने भी पॉलिटिशियन आए, किसी ने भी पाकिस्तान का नहीं सोचा। जैसे नरेंद्र मोदी है वो इंडिया का सोचता है, प्योर इंडियन है, वो इंडिया की ही इकॉनमी के बारे में सोचता है और इंडिया की ग्रोथ के बारे में सोचता है। अगर हम भी सारे पाकिस्तान के बारे में सोचें तो हम भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो आपको क्या लगता है कि एज़ कम्पेयर टू इंडिया, आप देखते हैं कि सिर्फ इन चीज़ों मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ों में नहीं बल्कि हर सेक्टर में ऊपर चला गया, उसकी आपको क्या वजह लगती है कि वो उसकी तरक्की के पीछे आपको क्या मतलब सूरत हाल नज़र आती है? उन्होंने अपनी एजुकेशन सेक्टर पे बहुत फोकस किया, इंडिया ने अपने आईटी सेक्टर पे बहुत फोकस किया है, जिसकी वजह से इंडिया के आईटी सेक्टर में भी जो उनकी ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा। और आज जितने भी बाहर के मुल्कों में जितने भी फॉरेन सीईओज़ हैं वो सारे इंडिया के। यही वजह यह है कि एजुकेशन पे उन्होंने अपनी इकॉनमी पे बहुत फोकस किया और हमारा एजुकेशन में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट किया है। हाँ, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। इसी वजह से आज जितने भी हैं इंडियन सीईओ जितने भी आईटी के, सब वही हैं। इसकी वजह यह है कि एजुकेशन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना इन्वेस्ट किया। और हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हमारे पाकिस्तान में स्किल्स बहुत हैं, ठीक हो गया, लेकिन वजह यह है कि बस उस स्किल्स को पॉलिश नहीं करते, नौजवानों को मौका नहीं देते कि वो आगे जा सकें। और यही वजह है कि आज हमारी इकॉनमी भी पीछे है और हम इंडिया से, बांग्लादेश से, इन सब से पीछे हैं। यही वजह है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है। जयशंकर साहब बड़े काबिल आदमी है, लेकिन उसके बैक पे दिल्ली के पास जेब में पैसा भी बड़ा है। उनको ये फिक्र नहीं होती कि यार अमेरिका नाराज होगा तो हमें कहेगा अच्छा आपको $1 अरब नहीं चाहिए, वो हम आपका बंद कर देंगे। ये टेंशन उसको नहीं होती, तो इसलिए उनकी फॉरेन पॉलिसी, वो रशिया से तेल खरीदता है और अमेरिका को कहता है भाई आपके साथ हमारा अपना हिसाब किताब है, लेकिन रशिया के साथ हमारा अपनी दोस्ती है। अमेरिका मजबूर होता है और वो कहता है अच्छा यार ठीक है, वो पाबंदियां लगाता है लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं लगा सकता। उसको पता है कि इस वक्त हिंदुस्तान उनकी एक मजबूरी भी है, वो उनकी बड़ी पॉपुलेशन, एक बड़ी इकोनॉमी, एक बड़ी मार्केट, ये उनको पता है। उनको ये भी पता है कि भाई इनके लोग, स्किल्ड लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं मुल्क में और बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ बैठे हुए हैं। दूसरी बात, वहां पे जाके उनकी कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज जाके इन्वेस्ट करती है। दूसरी बड़ी चीज, बहुत बड़ा वेपन खरीदने वाली मार्केट है दुनिया की। हर मुल्क की नजरें होती है कि यार 75 से 78 बिलियन डॉलर का वेपन, इट्स नॉट अ जोक। तो ये जब खरीदता है तो वो लाजिमी बात है, जर्मनी के भी, मतलब जिसे कहते हैं मुंह से राल टपक रही होती है, यूके की भी, रशिया की भी और अमेरिका की भी, जितनी भी बड़ी ताकत है। तो ये नहीं कहता उसको कि भाई आप ये जो आप कम कीमत पे क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं तो ये आप ना खरीदें, कह दे जरा। लेकिन हम फंस जाते हैं, हमें ये डर होता है कि यार अभी हमारे पास तो ये महीने का जो बिल के पैसे हमारे पास नहीं है, जो हमने खरीदना है, जो खाना पीना करना, उसके पैसे हमारे पास नहीं। वो टस से मस नहीं होने वाले। उन्होंने जो कुछ कहा है वो किया है। कल को खुदा न खास्ता अगर हमला होता है आज़ाद कश्मीर पर, आज अगर हमने अपने नौजवानों को ट्रेन ना किया तो वहाँ सीसा पिलाई दीवार कौन मदद करे। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान को अब ये हमेशा डर सताता रहता है कि भाई मान लीजिए कि अगर इंडिया ने यहाँ पर अटैक कर दिया तो क्या हम उतने तैयार है, क्या हम उतने प्रिपेयर्ड है,
क्योंकि देखिए इंडिया के पास अगर तैयारी देखो तो S-400 हमने जो है वो पाकिस्तान की तरफ भी हमने जो है तैनात कर दिया है। अगर दूसरी सिचुएशन देखो तो हमारे पास रफ़ाइल है, उसके अलावा तेजस और मिसाइल्स और ब्रह्मोस मिसाइल्स और ये सारी चीज़ें तो है ही है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कई बार पाकिस्तान ये डिस्कस करने पर मजबूर हो जाता है कि क्या मान लीजिए कि अगर इंडिया ने हमला कर दिया तो क्या हम प्रिपेयर्ड है, हमें तैयार करना पड़ेगा। मतलब पता नहीं ये कौन सी तैयारी है जो स्पेशली करनी पड़ती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की आर्मी है तो वो तैयारी हमेशा करती रहती है, क्योंकि हर आर्मी अपनी एक वर्स्ट सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो पाकिस्तानी मीडिया में हर 2 दिन पर ही इस टॉपिक पर जो डिस्कशन होता है ना, वो देख के बहुत मज़ा आता है और यही शब्द निकलता है कि ये खौफ होना चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। ऑफ कंट्रोल पर गाये बगाए सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की जाती है कि पूरी दुनिया की तवज्जो सीज़ फायर की इस खिलाफ वर्जी की तरफ रहे कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर छेड़छाड़ कर रहा है। देखिए, जब भी हमने कोई ये अंदाज़ा लगाना हो कि कोई काम हो सकता है या नहीं हो सकता, तो बड़ा अच्छा तज्ज़िया इस तरीके से किया जा सकता है कि तारीख को देख लेते हैं और तारीख में अगर कहीं आपको ऐसा मिलता है कि भारत ने किसी किस्म के अखलाकी दबाव को कबूल किया है, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है उनका हो, या उन्होंने तो यहाँ तक कि UN की रेजोल्यूशन जो कि सबसे बड़ी चीज़ है उसका कोई पास रखा है, या कोई और इंसानी हकूक़ का पास रखा है, फिर तो मैं इस बात पे गौर व फिक्र करूँ कि जी इम्कानात क्या हैं। मेरे भाई, इससे 10 गुना ज़्यादा प्रेशर भी आ जाए, वो टस से मस नहीं होने वाले। उन्होंने जो कुछ कहा है वो किया है। या तो आप मुझे कहें ना कि उन्होंने इंतखाबात में जो कहा था वो फिर किया नहीं, उसके बाद जब पुलवामा के हुआ उसके बाद जो उन्होंने कहा वो किया नहीं। जो कुछ उन्होंने कहा है वो किया है, और अब वो ये कह रहे हैं कि हम हमला करेंगे आज़ाद कश्मीर पर, और हम ये कह रहे हैं कि वो तवज्जो हटाने के लिए जो कि कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है उससे तवज्जो हटाने के लिए कर रहा है। तो अब भी अगर हम ना समझे और यही समझते रहे तो फिर काम बहुत ख़राब हो जाएगा। बात यह है कि वो एक ख़ास हिकमत अमली के तहत अपना प्लान टाइमलाइंस के तहत वो चल रहे हैं। वो एक चीज़ होती है सलामी टैक्टिक्स, जिसमें होता है बारीक बारीक छोटे छोटे काम करते आगे चलते जाना। एक न्यू नॉर्मल सिचुएशन वो क्रिएट कर रहा है जिसका हमें वो आदी बना रहा है कि वो हम ये कहते रहे। और वो देखें, एक एटमी ताकत दूसरी एटमी ताकत के शहरियों को शहीद कर रही है और दूसरी एटमी ताकत जो है वो दुनिया से शिकायत कर रही है। अगर ये सिचुएशन रही तो और दुनिया ने पहले अगर कोई ऐसा काम किया हो तो उसकी कोई नज़ीर मिलती हो तो फिर भी चलो हम कहें कि जी चूँकि दुनिया ने यमन में काम ठीक कर लिया था, क्योंकि दुनिया ने इराक़ में काम ठीक कर दिया था, सीरिया में काम ठीक कर दिया था, अब उम्मीद है इंशाल्लाह वो कश्मीर में भी काम ठीक कर। किस दुनिया का इंतज़ार कर रहे हैं आप? कौन सी दुनिया ने क्या किया है आज तक, और ख़ासकर मुसलमानों के लिए क्या किया है, फ़लस्तीन के लिए क्या किया है? तो ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि हमें अपना डिप्लोमेटिक मनूवर है उसको कोई कमज़ोर करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर कोई आप मोदी के रवैये में या हिंदुस्तान के रवैये में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो जो कुछ करना है पाकिस्तान को करना है। बाकी आप चाहे आसमान की तरफ देखते रहें या ज़मीन की तरफ देखते रहें। OIC को खत लिखा वज़ीर ख़ारजा ने, उससे पहले भी आप दुनिया की बात कर रहे हैं, हम तो सर मुस्लिम दुनिया को भी देखते हैं, उन्होंने भी कश्मीर के हवाले से उतनी खुलकर नहीं बात की है। तो हमारी तो अपनी OIC शायद उतनी खामोश है कि वो कोई बात करना नहीं चाहती है, तो फिर हम बाकी दुनिया को क्या कह सकते हैं? जी देखिए, ये तो अगर हम ये गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं डिप्लोमेटिक वर्चर्स की, डिप्लोमेटिक एक्शंस की। मैं चूंकि और बातें भी कर रहा हूँ तो, और आप चूंकि पूछ रहे हैं कि और हम क्या करें, तो मैं आपको बताता हूँ कि 4 शोबे हैं जहां हमें कुछ करना चाहिए। एक में हम कर रहे हैं जो कि डिप्लोमेसी है, और उसमें ये भी शामिल है जो आप बात कर रहे हैं। दूसरा है पॉलिटिकल, उन्होंने एक तब्दीली लेकर आए हैं, वहाँ का स्टेटस चेंज किया है। हमने अभी तक कोई ऐसा पॉलिटिकल वर्चर नहीं किया उसको बैलेंस आउट करने के लिए। मैं गिनवाता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। नंबर 1, आपको शिमला माहदे को तनसीख कर देना चाहिए, मनसूख कर दें, इसलिए कि उन्होंने अमली तौर पे उसको मनसूख कर दिया ताकि एक चीज़ तो हो। नंबर 2, आपको गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनानी चाहिए, मकबूजा कश्मीर की जो रिप्रेजेंटेटिव हो, ताकि एक दबाव चाहे वो किसी यूरोप मुल्क में बनाए या जहाँ भी आप मुनासिब समझते हैं। नंबर 3, आपको जाना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा के पास, उनको कहेंगे कि पार्शल प्लेबिसाइट के जितना आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम है उसमें आप प्लेबिसाइट करवा के देख लें कि लोग क्या चाहते हैं, और हम अपनी फ़ौज को एक बैरकों में ले जाएंगे, किसी तरीके से भी ले जाएंगे, अपने इंतजाम के तहत वो कर ले। ये बहुत बड़े इकदाम होंगे पॉलिटिकल। उसके बाद हमें कानूनी इकदाम करने हैं। हमें फोल्डर बनाना चाहिए। जो लगारी साहब जो बातचीत कर रहे हैं, जो जुल्म सितम है, जुबानी बार बार कहना जी उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, बाकायदा डॉक्यूमेंट करें, एक फोल्डर बनाएं और तमाम मुल्कों को भेजें और अक़वाम मुत्तहिदा को भेजें, ह्यूमैनिटेरियन वालों को उनको भेजें। वहाँ पर एक काबिज़ फ़ौज है
और काबिल फौज की मौजूदगी में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं कि बाकी मुल्क जो हैं उनकी मदद कर सकते हैं, जो वहाँ के मैसूर अक़वाम है, कौम है, वो हमने उस बात को बढ़ाया नहीं है। हमने नहीं कहा दूसरे मुल्कों को कि आके मदद करें जाके अक़वाम मुत्तहिदा के उसके मुतालिक। और वो तो आखिरी बात है जो मिलिट्री की आती है, जिसमें हम कम से कम जो कर सकते हैं वो ट्रेनिंग अपने नौजवानों की शुरू कर दें और कहें कि अगर हम पे हमला किया तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। कश्मीर के नौजवानों की ट्रेनिंग करें, पाकिस्तान के नौजवानों की ट्रेनिंग करें। और फिर ये है कि जब हम कहते हैं कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन इतना मैं जानता हूँ, फौजी हूँ, कि मुंह तोड़ जवाब जब दिया जाता है तो फिर अगले दिन दोबारा फायरिंग नहीं होती। सही, ये बहुत बड़ी बात जनरल साहब आपने की है कि अगले दिन फिर फायरिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ है सर, यहाँ सवाल आपने जो ट्रेनिंग के हवाले से, हमारे तो पहले ट्रेनिंग के आज से 9/11 के पहले से कुछ ऐसे मंजर थे, उसको आज तक दुनिया में दिखाया बताया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी में मुलव्विस है। वो और बात थी, वो बाकायदा ट्रेनिंग की बात नहीं थी, वो तो दहशतगर्दों की ट्रेनिंग की बात थी। आप बाकायदा इंडक्ट करें, नौजवानों को कहें कि हम ये टास्क फोर्स बना रहे हैं, कश्मीर के सिलसिले में अगर अटैक हुआ तो उसकी हम ये आप कहें ये बात, और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग करें। और ऐसी की तैसी दुनिया की, अगर पहले दुनिया ने आपके साथ किया क्या है, कौन सी भलाई की है कि आप दुनिया का मुंह देखने के लिए बैठे हुए हैं? अपना दुनिया के जरूर आप उनको खुश रखें, कोशिश करते रहें, काम वो करें जो आपके इंटरेस्ट में है। कल को खुदा न खास्ता अगर हमला होता है आज़ाद कश्मीर पर, आज अगर हमने अपने नौजवानों को ट्रेन ना किया तो वहाँ सीसा पिलाई दीवार कौन मदद करेगा हमारी फौज की? वो 9 लाख फौज वो उधर अगर वो लेकर आए हुए हैं और हमारी टोटल फौज अगर 5 लाख है, तो आपको पता होना चाहिए कि फिर रेशियोज क्या हैं फौजों की। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सोच समझ कर ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो ये 4 शोबे मैंने आपको गिनवाए हैं, हम सिर्फ एक शोबे में चक्कर काट रहे हैं और बाकी 3 शोबे हमने छोड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो फिर इसका मतलब है लगारी साहब के हुकूमत सिर्फ और ज़बानी जमा खर्च की बात है, एक ख़त लिख दिया, 2 बयान जारी कर दिए, 3 ट्वीट्स कर ली, 1 या 2 मुल्कों के लोगों से फ़ोन पर रब्ता कर लिया, बस यहाँ से आगे तो हम नहीं जा रहे हैं। फिर जनरल साहब भी ये बात कर रहे हैं कि एक शोबा है उसमें भी शायद पूरी तरह से नहीं चल रहे। वो भी नहीं कर रहे ना, वो भी नहीं पूरे तौर पर कर रहे, उसमें वो सलीके से काम कर सकते थे, सलीके से काम नहीं किया। जनरल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई जब एक मुआहदे ने नहीं डिलीवर किया है और वो 72 में मुआहदा होता है, 73 में मुआहदा होता है, और वो मुआहदा आपका डिलीवर नहीं करता है अप टू 2020, इतनी मुद्दत गुजर जाने के बाद भी अगर पूरे 48 साल गुजर जाने पर भी वो डिलीवर नहीं कर रहा है, तो फिर आप उसके मुआहदे को क्या करेंगे? अपने सीने से लगा कर रखेंगे? नहीं भाई, आप ख़त्म करने का ऐलान करें, यकतरफा तौर पर ख़त्म करने का ऐलान करें कि भाई नहीं है, हम उस पोजीशन पर जा रहे हैं जिस पोजीशन पर हम 1972 में थे, 1972-73 की पोजीशन पर हम वापस जा रहे हैं। और हम इसको कंट्रोल लाइन नहीं कह रहे हैं, हम इसको सीज फायर लाइन कह रहे हैं, और ये जंग बंदी लाइन है। हम इससे आगे बढ़ेंगे और हम इसके आगे बढ़कर कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, और उस वक्त हमारी पोजीशन चेंज हो सकती चुकी होगी। और दुनिया ने कौन सा कर लिया है हमारे लिए? क्या अक़वाम मुत्तहिदा की, सही कह रहे हैं जनरल साहब, क्या अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं, इसको तो इंडिया ने नहीं कंसीडर किया ना सर, आलमी बिरादरी ने कौन सा कंसीडर कर लिया? हमारे यहाँ इस तरह की बात नहीं है। हमारे यहाँ ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही होती है और बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही होती है। हमारे यहाँ एक तासुर ये फैलाया जा रहा है कि भाई ये तय हो गया है, उधर उधर रहेगा, इधर हम रहेंगे, इधर इंडिया रहेगा, ये सब कुछ ठीक है, ऐसे का ऐसा अरेंजमेंट है, यूं ही चलाया जाएगा। जनरल मुशर्रफ के दौर में क्या पोजीशन चल रही थी? वो ये कहते कि जी करीब पहुंच गए, वादी जो है वादी के ऊपर कोई एक ड्रामा कर लेंगे, बाकी इलाके इंडिया अपने पास रखेगा, हम अपने पास रखेंगे, कोई इस तरह का हल निकालेंगे। हमारे हल या हमारे जो चीज़ें हैं जनरल साहब, हम हल लेके जाएं या ना जाएं, उस हल को तो खातर भी नहीं ला रहा भारत ने जो प्लान किया, बकौल आपके वो प्लान किया, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब जा रहा है। अगर तो बात यहाँ तक भी होती ना जो आप कह रहे हैं, और तब भी मैं कहता कि चलो कोई बात नहीं, जैसे हमारे कुछ बहन भाई कहते हैं जी हमारी कमज़ोरियां हैं, अंदरूनी तौर पे कमज़ोर हैं, हमारे इकॉनमी कमज़ोर है, तो अगर इस बात पर भी बैठे रहते तो मैं कहता कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी मेरे भाई। हिंदुस्तान को अच्छी तरह मालूम है कि वो कश्मीर को हजम नहीं कर सकता जब तक कि पाकिस्तान को सरनगू ना कर दे, और इसी तरीके से उसकी जो अकलीतें हैं हिंदुस्तान वाली, वो भी उसके कंट्रोल में नहीं रहेंगी जब तक कि पाकिस्तान को सरनगू ना कर दे।
तो पाकिस्तान को सरनगू करना उसके एजेंडे में बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी में होगा। बात सिर्फ ये है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपना वक्त चुने और वो अपनी जगह चुने। हालांकि होना ये चाहिए, स्ट्रैटेजी ये कहती है कि जब आपको यकीन हो जाए कि दुश्मन ने कोई एक काम करना है तो फिर उसको अपना वक्त ना चुनने दें और अपनी कंडीशंस पे वो काम ना करने दें। तो एक तो ये बात समझने की हमारी लीडरशिप की, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वो इंतज़ार कर रहे हैं, राफेल जहाज आ जाने दीजिए, S-400 का जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल निज़ाम है वो लग लेने दीजिए, उसके बाद जो उनके चंद एक नेवल की चीज़ें आनी है वो आ जाने दीजिए। वो डेफिनेटली आएगा आपके लिए और वो आएगा आज़ाद कश्मीर के लिए। उस वक्त आप कहेंगे अच्छा जी अब हम आस्तीने चढ़ा के आप जंग करते हैं। अच्छा, आपका इसका मतलब ये है कि आप जंग के लिए तैयार तो हैं लेकिन आप इंतजार कर रहे हैं उस वक्त का जो उसको सूट करता है। अगर आपकी इंटेलिजेंस कह रही है, अगर आपकी असेसमेंट कह रही है कि अल्टीमेटली उसने आपके ऊपर चढ़ाई करनी है तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं, आप उसके प्लान को अपसेट करें। एक और सवाल पूछा जाता है कि जी ये दुनिया क्यों तवज्जो नहीं देती। दुनिया को जब ये मालूम हो रहा है कि एक न्यूक्लियर पावर अग्रेसिव रोल में है और दूसरी न्यूक्लियर पावर कहती है कि हम अपना दिफा करेंगे, तो दुनिया को कोई फिक्र नहीं है। हमने S-400 लिया तो पाकिस्तानी मीडिया प्रेशर बनाने लगा कि हमारे पास भी S-400 होना चाहिए। जरूर लो, हम तो सर 1,500 टैंक भी ले रहे हैं सर। हम फ्रांस से बात कर रहे हैं, इजराइल से बात कर रहे हैं, हम लोग 1,500 टैंक अपने अपग्रेड कर रहे हैं सर। लो 1,500 टैंक खरीदो। देखिए हमारे पास तो इंडस्ट्री है सर, हमारे पास पैसा है, हम खरीद देंगे। लेकिन पाकिस्तान हमारे साथ कंपटीशन करने में ये अपने आप को बर्बाद कर देगा। कि वो बच्चे भी गिरवी पड़े हैं जो भी पैदा नहीं हुए, और ये कब से चल रहा है ये काम। अब है क्या, उनके पल्ले क्या है, और किसी को मौत भी नहीं पड़ती ये सोच के कि ये जिंदा कैसे हैं सारे के सारे, ये कैसे सूट बूट चढ़ाए फिरते हैं। खान साहब कि ये हो गया वो हो गया और गुलामी की जंजीरें तोड़ दी वगैरह वगैरह, वही अफगान तालिबान रोज बॉर्डर पे ठोक रहा है सर, रोज ड्यूरिंग लाइन पे। और उन्होंने उनकी बड़ी अच्छी तालमेल है TTP के साथ। अफगानिस्तान में तालिबान एक नई फोर्स बना रहे हैं, खुदकुश बमबारों की एक नई फोर्स रिक्रूट कर रहे हैं, यानी उनकी आर्मी में ही एक नया रैंक तरतीब दिया जा रहा है जो खुदकुश बमबारों पर मुश्तमिल होगा। क्या इसको वो कभी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे? इसी तरह से सवाल ये भी उठता है कि क्या अफगानिस्तान के लोग नमक ये आप नहीं जानते, ये मैं नहीं जानता। हम मतलब मैं कोई आपको कोई स्टेट सीक्रेट या कोई रॉकेट साइंस नहीं समझा रहा। वी आर करप्ट पीपल। नमस्कार दोस्तों, अब ये चीज़ मुझे आज भी याद है। मतलब देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान जो है ना हमेशा इंडिया की कंपैरिजन करता रहता है। अब मोदी जी आए 2014 से पहले, उससे पहले सिचुएशन ऐसी थी कि इंडिया के अंदर कोई भी इवेंट होती थी, पाकिस्तान जो है ना वो किसी न किसी तरीके से उसको मतलब उसके साथ अपना उसको मीटअप कर लेता था। जैसे कि न्यूक्लियर की बात हो गई, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी हो गई, 3G हो गई, 4G हो गई। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद इतनी स्पीड में काम हुआ है कि पाकिस्तान के लिए अब इंडिया का जो काम है वो मीटअप करना बहुत मुश्किल हो गया है। और इंडिया और पाकिस्तान का डिफरेंस इतना बड़ा हो गया है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है कि जब हमने S-400 परचेज़ किए थे, पाकिस्तान भी कह रहा था कि भाई देखिए यहाँ पर इम्बैलेंस हो रहा है तो हमको भी इस टाइप की एक सिस्टम खरीदनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। मतलब इंडिया तो बहुत सारे हथियार खरीद रहा है, क्या आप मीटअप कर पाओगे? क्या आपका बजट है उतना? मैंने कई सारे पाकिस्तानी वीडियो में ये भी देखा है कि जो हथियार पाकिस्तान फिलहाल ले रहा है, जो भी ले रहा है, वो भी उधार के पैसों से ले रहा है। ऐसे पैसों से कैसे मीटअप होगा? इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ये तो कल जब युद्ध होगा तब होगा ना सर। इस एयरक्राफ्ट ने तो आज की तारीख पे खुद पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। आप देखिए इसका कॉस्ट क्या है। जो मेरे सुनने में आया है कि ये 40 to 45 मिलियन पर एयरक्राफ्ट का कॉस्ट है इसका, ऐसा माना जा रहा है। अब ये 25-30 खरीद रहे हैं। ये पाकिस्तान के पास पैसे कहां से आए सर? ये पाकिस्तान के पास पैसे कहां से आए? तो ये 3 सूरत हाल इसमें हो सकती हैं। या तो पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी, अपनी सोवरेनिटी गिरवी रखी है, या पाकिस्तान ने अपनी जमीन गिरवी रखी है, या पाकिस्तान ने चाइना से लोन के तौर पे लिया है, डेफर्ड पेमेंट के तौर पे लिया है, जिसमें इंटरेस्ट लगता है। क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं कि पाकिस्तान एक चेक काट के दे दे कि इतने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस का हम आपको ये देते हैं, $500 बिलियन से जितने का भी बनता है, मैंने कैलकुलेशन नहीं करा कि ये लो पैसे। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है।
इंडिया के साथ एक हथियारों की रेस में पाकिस्तान खुद को जख्म दे रहा है। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था, माय फर्स्ट ओपनिंग सेंटेंस वाज ऑल ऑफ पाकिस्तान वुंड्स आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड सर। पाकिस्तान के जितने भी जख्म हैं वो खुद दिए हुए हैं, ये किसी बाहर वाले ने साजिश करके नहीं दिए। हमने S-400 लिया तो पाकिस्तानी मीडिया प्रेशर बनाने लगा कि हमारे पास भी S-400 होना चाहिए। जरूर लो, हम तो सर 1,500 टैंक भी ले रहे हैं सर। हम फ्रांस से बात कर रहे हैं, इजराइल से बात कर रहे हैं, हम लोग 1,500 टैंक अपने अपग्रेड कर रहे हैं सर। लो 1,500 टैंक खरीदो। देखिए हमारे पास तो इंडस्ट्री है सर, हमारे पास पैसा है, हम खरीद देंगे। लेकिन पाकिस्तान हमारे साथ कंपटीशन करने में ये अपने आप को बर्बाद कर देगा कि हमें भी चाहिए। राफेल इन्होंने खरीदे तो J-10C हमें भी चाहिए। अब वो J-10C कहां से आएंगे सर? पैसे इनके पास है नहीं, ये फिर लोन लेंगे, फिर लोन के ऊपर ये और कुछ ब्याज देंगे, फिर ब्याज को लेने के लिए फिर लोन लेंगे। तो ये फंसते रहेंगे और ये इनसिक्योरिटी पाकिस्तान को मार देगी। फ्रॉम डिफेंस पर्सपेक्टिव आई थिंक इमरान खान हैज बीन वेरी गुड फॉर इंडिया। ही हैज बीन हॉरिबल फॉर पाकिस्तान बट वेरी गुड फॉर इंडिया। हम तो वेलकम करते हैं खान साहब की सर 100 साल की 1000 साल की उम्र हो और कम से कम 15, 20, 25 साल तक वो वजीर आजम बने रहें पाकिस्तान के, हमारी ये दुआ है। जहां तक इंडिया का है सर, मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर गुड टाइम्स फॉर इंडिया। और मैं पास डेटा के, क्योंकि आपने बोला कि 2021 के बाद फिर आपने 2022 का नाम लिया ताहिर साहब, तो मैं तो कह रहा हूं कि 2021 हमारे लिए काफी अच्छा गया खान साहब, कि ये हो गया वो हो गया और गुलामी की जंजीरें तोड़ दी वगैरह वगैरह। वही अफगान तालिबान रोज बॉर्डर पे ठोक रहा है सर, रोज ड्यूरिंग लाइन पे, और उनकी बड़ी अच्छी तालमेल है टीटीपी के साथ। मुझे तो ऐसे लगा था ये गुफा में रहने वाले जंगली हैं ये, मैं तो ऐसे सोचता था, मैं गलत साबित हुआ। दे वेरी इंटेलिजेंट पीपल। ये लोग क्या कर रहे हैं, जो अफगान तालिबान है और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उन्होंने आपस में काम बांट लिया सर। अफगान तालिबान डिप्लोमेटिक बात करती है और धीरे धीरे ड्यूरेंट लाइन पे धक्का देती है। ठीक है सर, ये अफगान तालिबान का काम है। लेकिन जो इनका वेपन है इनका तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो जाके कत्ल करता है पाकिस्तानी सोल्जर्स को। ये इन्होंने दोनों में आपस की सांठगांठ है। और यहां पे पाकिस्तान ने, क्योंकि इतना ज्यादा अफगान तालिबान के प्यार में, उनकी मोहब्बत, उनके इश्क में इतने पागल, इतने बावले हुए जा रहे थे ये लोग, अब इनको समझाना मुश्किल हो रहा है। तो अब लोग कह रहे हैं साहब नहीं, तालिबान के अंदर भी 2 पार्ट हैं और ऐसा है, एक पार्ट बहुत बुरा है और एक पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, 2 हिस्से हैं। अब ये कहानी, नई कहानी ये लोग, इनका मीडिया बीच में लेकर आ रहा है। ये डे 1 से तालिबान इनको पसंद नहीं करता, इनको अफगानी पसंद नहीं करते। ये बात सच है सर। ये अपनी, जिसको कहते हैं ना कि सर हैमकों की एक जन्नत है और उसकी एंट्री फ्री है सर। अब आप क्या कर लेंगे उसका? एक बहुत अहम खबर ये है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान एक नई फ़ोर्स बना रहे हैं। खुदकुश बमबारों की एक नई फ़ोर्स रिक्रूट कर रहे हैं, यानी उनकी आर्मी में ही एक नया रैंक तरतीब दिया जा रहा है जो खुदकुश बमबारों पर मुश्तमिल होगा। दी इंडिपेंडेंट, वॉइस ऑफ अमेरिका और कुछ और इंटरनेशनल मीडिया इसको कोट कर रहा है। इसकी तफसीलात, इसकी डिटेल्स जो सामने आ रही हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि तालिबान ने अब ये फ़ैसला किया है और ये स्टार्ट कर दिया है कि वो एक नई फ़ोर्स बना रहे हैं, एक नई फ़ौज बना रहे हैं। अपनी आर्मी में एक नया रैंक उन्होंने तरतीब दिया और वो नया रैंक ये है कि वो एक फ़ोर्स होगी जो कि खुदकुश बमबारों पर मुश्तमिल वो फ़ोर्स होगी और उसमें खुदकुश बमबार होंगे और वो उनको जहाँ कहेंगे, जिस दुश्मन के ख़िलाफ़ कहेंगे, वो जैकेट पहन के, बम बांध के जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे जाके फट जाएंगे और अपने निशाने को जो है मार देंगे। कि वो बच्चे भी गिरवी पड़े हैं जो भी पैदा नहीं हुए, और ये कब से चल रहा है ये काम। अच्छा, मैंने कहा अभी कि डॉक्टर इशरत की किताब का मैं अक्सर, जो गवर्नर थे एक ज़माने में स्टेट बैंक के, इनके एडवाइज़र वगैरह भी रहे, पता नहीं क्या, उनकी किताब है, पीटीआई के इक़्तिदार से पहले की किताब है, गवर्निंग दी अनगवर्नेबल। ये मुल्क मतलब गवर्नेबल रह ही नहीं गया मुद्दतों से। अच्छा, उसमें सबसे बड़ी बात देखो, इस मुल्क में एक नारा लगता रहा। नारा क्या था? चेहरे नहीं, निज़ाम को बदलो। मेरा दावा है कि आप चेहरे भी बदलो, निज़ाम को बदलो, फिर भी कुछ नहीं होगा। आपको अवाम बदलने पड़ेंगे। ये 24 करोड़, देखो बात सुनो, तो क्या ये आप नहीं जानते या मैं नहीं जानता? हम मतलब मैं कोई आपको स्टेट सीक्रेट या कोई रॉकेट साइंस नहीं समझा रहा। वी आर करप्ट पीपल। गुज़श्ता रोज़ यानी 6 जनवरी 2022 को भारत ने बिलाखिर हमें जवाब दे ही दिया। तो भारत के जो तर्जुमान हैं वज़ारत ख़ारिजा, उन्होंने कहा कि जी कोई सूरत हाल तब्दील नहीं हुई 2016 के बाद, कि
हम सार्क समिट अटेंड करें। और मुझे तो हैरत ये होती है कि हम लिटरली लग रहा ये रहा था कि हम भीख मांग रहे हैं भारत से कि भाई खुदारा अब आ जाइए, खपस कीजिए इन मामलात को, तो सार्क समिट को तो होने दीजिए। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये इंडिकेट कर दिया है ऑफिशियली कि सिचुएशन ऑन ग्राउंड बदली नहीं है और उन्हें नहीं लगता है कि वो इस तरह के इन्विटेशन को वो रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। चले मान लेते हैं और ऐसा है भी, हम ये सब समझते हैं कि बाकी ममालिक भारत को नाराज नहीं करना चाहते। जी हाँ, एक लिहाज से तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, उनको इजी फील करना चाहिए। मुझे एक बात पे हैरानगी है नहीं कि इन्होंने क्या कहा, फिर तो शायद हम भारत को समझ ही नहीं पाते। मैं आपके जरिए आपके सारे व्यूअर्स को एक थैंक यू करना चाहूंगा पाकिस्तानी आर्मी और ISI को स्पेसिफिकली कि आप जो भेज रहे हैं ना वो डबल वैक्सीनेटेड भेज रहे हैं। ये अभी एक लास्ट जो अभी एक एनकाउंटर हुआ है 2 दिन पहले, उसमें सर्टिफिकेट भी मिला। सिनोवैक जो चाइनीज वैक्सीन है वो लगाई थी उन्होंने, डबल वैक्सीन। नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान हमेशा ये पिछले दिनों से ट्राई करता है कि भाई सार्क समिट जो बंद हो चुकी है वो फिर से कंटिन्यू हो जाए। सार्क समिट आप सबको पता होगा कि साउथ एशिया के जितने कंट्रीज़ है उसका एक ग्रुप है और उसमें सबसे बड़ा मेंबर जो है वो इंडिया है, दूसरा सबसे बड़ा मेंबर है पॉपुलेशन वाइज काउंट कीजिए या फिर जो भी काउंट कीजिए वो पाकिस्तान है। अब ये भी हो सकता है कि इंडिया जो है वो एक दूसरा ग्रुप बना ले एक्सेप्ट पाकिस्तान को उसमें शामिल ना किया जाए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। होगा कोई ना कोई स्ट्रेटेजी जो यहाँ पर हैंडल की जा रही होगी, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि सार्क समिट के बहाने ही हम इंडिया के साथ ट्रेड करना शुरू करें या फिर कहीं कि इंडिया के साथ बातचीत शुरू हो। क्योंकि देखिए अभी सिचुएशन ऐसी है कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कई सारी चीज़ें को मैसेज जा रहा है कि हम बात करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन बात नहीं हो पा रही क्योंकि जो टॉप हमारी जो लीडरशिप है वही मना कर रही है, क्योंकि हम बहुत मौके दे चुके हैं पहले। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। गुज़श्ता रोज़ यानी 6 जनवरी 2022 को भारत ने बिलाखिर हमें जवाब दे ही दिया। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि हम सार्क समिट करवाना चाहते हैं, 19वीं सार्क समिट, जो पाकिस्तान में नवंबर 2016 में होनी थी, वो नहीं हो सकी। उस वक्त आपको याद होगा 18 सितंबर 2016 को उड़ी अटैक हुआ था जिसमें 19 या 20 भारत के फ़ौजी मारे गए थे। उसके बाद भारत ने कहा कि जी वो इस्लामाबाद नहीं आ सकता, उन्होंने बायकॉट किया, फिर बाकी ममालिक ने भी बायकॉट कर दिया और वो समिट नहीं हो पाई। तो अब पाकिस्तान ने दावतनामा का इरादा किया है कि जी हम तैयार हैं, और साथ में ये भी कहा है कि अगर भारत के वज़ीर आज़म या सदर नहीं आ सकते तो फिर भारत वर्चुअली ही अटेंड कर ले, ऑनलाइन अटेंड कर ले। तो कल गुज़श्ता रोज़ भारत के जो तर्जुमान हैं वज़ारत ख़ारिजा, उन्होंने कहा कि जी कोई सूरत हाल तब्दील नहीं हुई 2016 के बाद कि हम सार्क समिट अटेंड करें। सार्क समिट तभी अटेंड करेंगे जब पाकिस्तान अपनी जो दहशत गर्द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की पॉलिसी है उसको तर्क कर देगा। तो चूँकि पाकिस्तान ने अपनी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की, तो इसलिए ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं तब्दील हुए, तो कोई वजह नहीं बनती कि भारत सार्क समिट अटेंड करे इस्लामाबाद में। पहले तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम ये सार्क समिट की बात करें इस वक्त, जबकि हमने जो इक़दामात भी लिए 5 अगस्त 2019 के बाद मकबूजा जम्मू और कश्मीर को लेकर, क्या हम ये वाकई तवक्को रखते हैं कि भारत इस वक्त सार्क समिट इस्लामाबाद में अटेंड करेगा? अगर ये हम तवक्को रख रहे हैं या रखते हैं तो फिर या हमारी ये एक किस्म की जो है हमारी असेसमेंट थी, तो फिर तो शायद हम भारत को समझ ही नहीं पाते। और मुझे तो हैरत ये होती है कि हम लिटरली लग रहा ये रहा था कि हम भीख मांग रहे हैं भारत से कि भाई खुदारा अब आ जाइए, खपस कीजिए इन मामलात को, तो सार्क समिट को तो होने दीजिए। तो ये कुछ सही मुझे तो समझ नहीं आई कि हमने क्यों ये किया। और फिर आपको सार्क से मिलना भी क्या है? 1985 से बनी हुई ये ऑर्गेनाइजेशन एक लिहाज से बिल्कुल डिसफंक्शनल है। तो मुझे नहीं समझ आता कि हम क्यों कर सार्क पे इतना फोकस कर रहे हैं।
और फिर एक और बड़े मज़े की बात इसमें हुई दोस्तों, चलिए ये तो आपने कर ही दिया, न जाने किस बुनियाद पे किया, क्या आपकी सोच थी। साथ में आपने ये भी कह दिया कि अगर भारत ख़ुद नहीं आना चाहता या सार्क अटेंड नहीं करना चाहता तो कम से कम दूसरे सार्क ममालिक को तो इजाज़त दे दे कि वो सार्क मीटिंग इस्लामाबाद में अटेंड करे समिट। ये कैसी लैंग्वेज है या कैसी डिप्लोमेसी है? मतलब आप ये कहना चाहते हैं दूसरे ममालिक को कि आपकी कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, आप भारत को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। चले मान लेते हैं और ऐसा है भी, हम ये सब समझते हैं कि बाकी ममालिक भारत को नाराज़ नहीं। पाकिस्तान की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बात कही है। पहले उन्होंने बताया कि भाई हम इसको होस्ट करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि हम इंडिया से ये कहेंगे कि वो अगर फिजिकली इसमें शामिल नहीं भी होना चाहता तो इसमें वो वर्चुअली शामिल जरूर हो। तो पहले तो मुझे ये बताइएगा कि भारत के इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? क्या आपने डिसाइड कर लिया है कि इसमें शामिल होंगे, पाकिस्तान आएंगे, या कि आप ऑनलाइन ही इसमें शामिल होना चाहेंगे? इंडिया ने बहुत क्लियर कर लिया है औलिया, और आपका जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं बहुत ही परफेक्टली वेल टाइम्ड है, क्योंकि जिस कुछ घंटे पहले ही 2-4 घंटे हुए हैं जब मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये इंडिकेट कर दिया है ऑफिशियली कि सिचुएशन ऑन ग्राउंड बदली नहीं है और उन्हें नहीं लगता है कि वो इस तरह के इन्विटेशन को वो रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि किसी तरह से सार्क का जो इन्विटेशन है और जो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं आपके फॉरेन अफेयर मिनिस्टर द्वारा कि चाहे वो इन पर्सन नहीं तो कम से कम वर्चुअली अटेंड कर लें, सो वो मुझे नहीं लगता है इस तरह का कुछ भी जल्दी हो रहा है। लेकिन आलिया, मैं एक लार्जर क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन का आंसर देते समय एक ब्रीफ क्वेश्चन से आपके व्यूअर्स को भी अवेयर कराना चाहूंगा। ये हमें समझना होगा कि सार्क डिसमेंटल हुआ क्यों, डिसफंक्शनल हुआ क्यों? वो इसलिए हुआ प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट स्टैंड कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। और हमने बार बार देखा है, 2016 में भी सार्क वाली बात हो रही थी, तब उरी अटैक हो गया और फिर वापस बालाकोट हो गया। सो इस तरह से हमने देखा है, पुलवामा के बाद में बालाकोट किया इंडिया ने। तो इस तरह से ना हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ होता रहा है और उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट, आर्मी और ISI से लिंक मिलता रहा। इशू रहता है जो कश्मीर में टेररिज्म स्प्रेड हो रहा है, और उसके लिए मैं आपके जरिए आपके सारे व्यूअर्स को एक थैंक यू करना चाहूंगा पाकिस्तानी आर्मी और ISI को स्पेसिफिकली, कि आप जो भेज रहे हैं ना वो डबल वैक्सीनेटेड भेज रहे हैं। ये अभी एक लास्ट जो अभी एक एनकाउंटर हुआ है 2 दिन पहले, उसमें सर्टिफिकेट भी मिला। सिनोवैक जो चाइनीज वैक्सीन है वो लगाई थी उन्होंने, डबल वैक्सीनेटेड। सो एटलीस्ट चलिए उतना तो केयर किया जा रहा है कि इंडियन आर्मी को इन्फेक्ट ना करे वहां पर। बट द इशू रिमेन्स कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन करवाना, दैट इज द इशू। और ये आपको आपकी पॉलिटिकल जो क्लास है उसे अपने वर्चस्व के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए इस इशू को जिंदा रखना है हमेशा। और वो क्या किया 2 मई को उन्होंने, जब पाकिस्तान के अंदर आए, ट्रैक्टर लेके आए और सब कुछ, और हम क्या कर रहे हैं, खबरों को रुकवा रहे हैं, इस खबर को रोक दे, इस खबर को रोक दे, इस खबर को रोक दे। भारत के ऊपर दबाव नहीं, आया, मैं तो नहीं मानता इस बात को, मैं तो नहीं मानता। अच्छा, मुझे कहां पे दबाव आया, कहां पे आया दबाव, कहां पे दबाव आया? कोई इंसिडेंट्स कोट करें, कहां पे आया दबाव? अभी पिछले दिनों उन्होंने 2 मुख्तलिफ जगहों पे वो उन्होंने न सिर्फ LOC क्रॉस की अंदर आए, बल्कि उन्होंने सीधी हमें तो पूछा ही नहीं किसी ने, तो हम इंडिया के साथ डायरेक्ट बात क्यों ना करें, क्योंकि पाकिस्तान तो इस पोजीशन में नजर नहीं आ रहा। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई इंडिया जब चाहेगा आपको पेल के चला जाएगा, मतलब आपको मार के चला जाएगा, जो पिछले 2 सर्जिकल स्ट्राइक में हो चुका है। इंडिया जब चाहेगा तब ऐसी सिचुएशन करेगा, लेकिन आपसे बात नहीं करेगा। मतलब ये भी देखने वाली बात है कि इंडिया को ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड शुरू करते हैं तो वो ट्रेड हमारा 1% से भी कम होगा। हालांकि इंडिया के अंदर 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो वो 1% से जो कम क्या भी ट्रेड होगा ना, वो भी हज़ारों लोगों को यहाँ पर इम्पेक्ट करके जाएगा कि भाई उससे कई लोग कमाएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि भाई सबसे पहले मेरा देश है, उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर बात दरअसल ये है कि भाई इंडिया जब चाहता है तब अंदर घुस जाता है, जब चाहे तब यहाँ पर अननोन गनमैन आ जाते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि भाई हमें पता ही नहीं चलता, बाद में पता चलता है कि ये सारी जो हरकतें थी वो इंडिया की थी, लेकिन इंडिया बात नहीं करना चाहता। मतलब इनडायरेक्टली सारी हरकतें बाय इंडिया हो रही है।
यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ये भी ये बात कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब की बात से ये तासुर आता है कि जैसे उनको पता ही नहीं कुछ चीज़ हो रही है। ये जो तासुर गया है और जिस पे लोगों ने डिबेट करना शुरू किया, आपको लगता है ये तासुर सही है? ये तासुर नुकसानदेह है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तासुर नुकसानदेह है और ये तासुर पैदा हुआ है तो समी साहब जैसे जहांदीदा जो शख्स हैं, तज्जियाकार हैं, उन्होंने ये बात रखी है। ये तासुर नहीं होना चाहिए था। आपने कहा कि पाकिस्तान ने कहाँ गिव अप किया? भाई 4 महीने पहले आप कह रहे हैं मोदी एक फैशिस्ट है, 4 महीने आप कह रहे हैं पहले कि ये आरएसएस जो है उसकी जो सोच है वो इस खित्ते को जंग में लेके जा रही है। आप कश्मीर के अंदर जो मजालिम है उनको आप हाईलाइट कर रहे हैं। अचानक आपने ऐसा रिवर्स गियर लगाया और आपके वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं कि 370 पाकिस्तान का, ये इंडिया का इंटरनल मामला है। फिर उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जी 370 को छोड़ें, 35A जो है वो यानी जो जिस आप सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा वो डोमिसाइल इशू कर चुके हैं भारत वाले। वहाँ पर उन्होंने उसकी आबादी को, मुस्लिम आबादी को अक़लियत में तब्दील करने के लिए अमली तौर पर वो काम कर रहे हैं। और यहाँ आप पाकिस्तान में आप लॉलीपॉप दे रहे हैं। अगर आप 370 से अगर ये आपका इशू नहीं है तो, और वो कहते हैं कि वो इंटरनल इशू है, तो 35A तो भारत का किस कानून के तहत आप रोकेंगे? 35A की तो बुनियाद ही 370 है। तो ये तो लॉलीपॉप है ना सारे का सारा कि जी वो सेटलमेंट से रुक जाएंगे। कैसे सेटलमेंट से रुकेंगे? और वो क्या किया 2 मई को उन्होंने, जब पाकिस्तान के अंदर आए, ट्रैक्टर लेके आए और सब कुछ, और हम क्या कर रहे हैं? खबरों को रुकवा रहे हैं, इस खबर को रोक दें, इस खबर को रोक दें, इस खबर को रोक दें। भाई भारत की जो नीयत है, मुझे तो इसमें कोई शुबा नहीं कि नरेंद्र मोदी मर जाएगा, कभी कश्मीर के मामले पर उसकी सोच ऐसी नहीं होगी, आउट ऑफ द बॉक्स सोच भी ऐसी नहीं होगी कि वो इस मसले को हल करना चाहे। आप भी मानते हैं, कोई शक नहीं है कि उन पर दबाव आया, भारत के ऊपर दबाव नहीं, आया? मैं तो नहीं मानता इस बात को। मैं तो नहीं मानता। भारत में मुझे कहां पे दबाव आया? कहां पे आया दबाव? कहां पे दबाव आया? कोई इंसिडेंट्स कोट करें, कहां पे आया दबाव? भारत चाह रहा है ये टॉक्स, पाकिस्तान नहीं चाह रहा। कहां पे इंडिकेशन? भारत ये चाह रहा है। आप मुझे बताएं कि कहां से एस्टैब्लिश हो रहा है? अगर भारत चाह रहा है तो भारत अब क्यों बैकआउट कर रहा है? भारत कहां बैकआउट कर रहा है? भारत ने कहां कहा है? लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल, इमरान खान साहब ने बात की, उससे अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पे फरवरी के बाद से अब तक अमन और सुकून है क्या? ये भारत की मर्जी के बगैर हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? सारा तो वो, लेकिन उनको तो फायदा है ना इस बात का। बात अगर मान ली जाए तो फिर इसी तरह एक्सपोज करते रहते हैं मीडिया पर बैठकर, और या दूसरा हाल ये है कि जंग लगा देते हैं। जंग कर सकते हैं आप, मुतामिल हो सकते हैं दोनों मुल्क। इसका हल यही है, अल्टीमेटली मुज़ाकरात है। अल्टीमेटली तो समी साहब, अल्टीमेटली तो मुज़ाकरात से ही होना है ना, और मुज़ाकरात से पहले ट्रैक 2 होने हैं, और ट्रैक 2 हो रहे हैं। इसमें कोई एब्नॉर्मल बात नहीं है। आपको इसमें कोई एब्नॉर्मल लग रही है तो वो बताएं आप। हमें बातें चल रही हैं, अचानक इंडिया पाकिस्तान टॉक्स के ऊपर जब ये सीज़फायर अनाउंस हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि अगले दिन यूएई के फॉरेन मिनिस्टर एक दिन के दौरे पे दिल्ली में आप पहुंच गए। फिर हमें बताया गया कि जी यूएई वालों ने बड़ा रोल अदा किया। क्या ये चीज़ें हुकूमत वक्त के लिए बहुत बड़ा डिज़ास्टर भी साबित हो सकती हैं कि पॉजिटिव भी हो सकती हैं? पहली बात तो यह है कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है, और इसमें यहाँ पे इस्लामाबाद, रावलपिंडी में या लाहौर में जो बातें बताई जाती हैं, ग्राउंड रियलिटी उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर यह बताया जाता है जी कि ये जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फरवरी 2021 में जो सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ है, इसके बहुत अच्छे नताइज निकल रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त है जी, इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अभी पिछले दिनों उन्होंने दो मुख्तलिफ जगहों पे वो उन्होंने ना सिर्फ LOC क्रॉस की अंदर आए, बल्कि उन्होंने सीधी सीधी सिविलियन आबादी पे फायरिंग भी की है। ठीक है जी, आपके फॉरेन ऑफिस ने उसको कंडेम किया। हम बार बार कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड बैक करें, आपने रिस्पॉन्ड बैक नहीं किया। अब अगर आप रिस्पॉन्ड बैक नहीं करें तो इसका मतलब यह है कि आप शायद किसी मजबूरी में आप सीज फायर को कामयाब बनाना चाह रहे हैं, या आप पर कहीं से कोई प्रेशर है। तो जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ जो बातें होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। और अब तो इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ी सी हेडलाइन लगाई, पाकिस्तान वायोलेटेड सीज फायर एग्रीमेंट। मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। श्रीनगर में जो APHC के जो मॉडरेट लोग हैं, उनके साथ इंडिया ने एंगेजमेंट करने की कोशिश शुरू कर दी है। उनको कहा ये देखें, ये पाकिस्तान जो है ये हमारे साथ बातचीत डायरेक्ट करता है, आपको तो शामिल नहीं करता। आप कहते हैं हमें शामिल करो, आप हमारे से डायरेक्ट बात करें।
तो उन्होंने अब सलाह मशवरा शुरू कर दिया कि यार वाकई ये जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है फरवरी में, हमें तो पूछा ही नहीं किसी ने, तो हम इंडिया के साथ डायरेक्ट बात क्यों ना करें, क्योंकि पाकिस्तान तो इस पोजीशन में नजर नहीं आ रहा। और खास तौर पे जो पाकिस्तान के मीडिया के जरिए जो खबरें फैलाई गई हैं, उसके बाद अगर APHC इंडिया के साथ डायरेक्ट बातचीत शुरू कर दे बाईपासिंग पाकिस्तान, तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया जो है वो अब राजी हो गया है पाकिस्तान से बात करने के लिए। हम तो पहले भी बात करना चाह रहे थे, इंडिया नहीं मान रहा था, और इंडिया के मानने की वजह इंटरनल भी है, रीजनल और एक्सटर्नल भी है। क्या गवर्नमेंट और फौज इस मामले में एक ही पेज पे हैं, अप्रोच पे? क्योंकि उसकी पॉलिटिकल कीमत तो सिविलियन गवर्नमेंट को पड़ सकती है। देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि दोनों मुज़ाकरात इवेंचुअली चाहते हैं, तो ये तो प्राइम मिनिस्टर ने 10 दफा कहा है, बल्कि इवन रिसेंटली कहा। एक चीज जो बदली है, आमिर भाई ने भी कहा कि इंडिया मुज़ाकरात नहीं चाहता था, आ गया है। जब से स्टेटस बदला गया था तब से हम मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थे, हम भी मान गए हैं। ठीक है, हमने कहा था पहले ये बाइडेन का फर्क पड़ा है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का आना और ये सारी चीजें। देखिए, ये इस्लामाबाद तो ये सोचता है, ये इस्लामाबाद की सोच बता दूं, पिंडी क्या सोचता है मैं बड़ा क्लियर नहीं हूं उस बारे में। बड़ा हमने कोशिश की थी जानने की कि क्या सोच रहे हैं, वाई मिले ना उनसे, पूछे ना, मिलके पूछे, हमें इस्लामाबाद का ख्याल है कि शायद वो अपने आप को समझ रहे हैं कि हम फंस गए, एक बंद गली में आ गए।